हेलो एवरीवन, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कोची इंटीग्रल थ्योरम। ठीक है, तो अब हम कोची इंटीग्रल थ्योरम को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें देखना है कि कोची इंटीग्रल थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है, फिर कोची इंटीग्रल थ्योरम को हम प्रूफ करेंगे एंड फिर कोची इंटीग्रल थ्योरम के एप्लीकेशंस की भी बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कोची इंटीग्रल थ्योरम होती क्या है, उसका क्या स्टेटमेंट है, उसे देख लेते हैं। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पर है आपको लिखा हुआ है, इफ एफ जेड बी एन एनालिटिक फंक्शन विद इन एंड ऑन अ सिंपल क्लोज्ड कर्व सी, then the integration of fz along c is equal to 0। ठीक है, तो अब इसे स्टेटमेंट को समझेंगे। देखिए हमारे पास एक फंक्शन है fz, ठीक है, और एक है हमारे पास सिंपल क्लोज्ड कर्व c। ठीक है, अब ये जो फंक्शन है fz, ये इस क्लोज्ड कर्व के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी पर एनालिटिक है, और इस कर्व की बाउंड्री पर भी जितने पॉइंट्स हैं उन सभी पर एनालिटिक है। तो कहने का मतलब आप बोल सकते हो कि ये जो फंक्शन है fz, ये इस कर्व के विद इन एंड ऑन कैसा है, एनालिटिक फंक्शन है। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो इस फंक्शन का इंटीग्रेशन इस कर्व के अलोंग अगर आप लेते हैं तो वो कितना मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। ठीक है, कहने का मतलब कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है इस कर्व के अंदर या इस कर्व की बाउंड्री पर जहाँ पर फंक्शन एफ जेड एनालिटिक ना हो। कर्व फंक्शन जो है कर्व के अंदर भी और कर्व की बाउंड्री पर भी एनालिटिक है। तो अगर ऐसा है तो इस फंक्शन का जो इंटीग्रेशन है वो इस कर्व के अलोंग कितना होगा, 0 होगा। यही क्या है, कोची इंटीग्रल थ्योरम का स्टेटमेंट है। ठीक है, अब ये थी कोची इंटीग्रल थ्योरम। अब इस थ्योरम को हमें प्रूफ भी करना है। ठीक है, तो देखिए प्रूफ करेंगे हम। ठीक है, तो प्रूफ देख लेते हैं इसका। लेट एफ जेड बी एन एनालिटिक फंक्शन in the region are bounded by a simple closed curve C। ठीक है, तो हमने एक रीजन लिया है ये R, और ये किससे बाउंडेड है, एक सिंपल क्लोज्ड कर्व C से बाउंडेड है। और जो फंक्शन है हमारा fz वो इस रीजन में कैसा है, इस रीजन में फंक्शन आपका fz जो है वो एनालिटिक फंक्शन है। अब आपको इस एनालिटिक फंक्शन का जो इंटीग्रेशन है अलोंग C वो आपको 0 प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखिए लेट fz को आप क्या लिख सकते हैं, u प्लस आयोटा v। ठीक है, ये u इसमें fz का रियल पार्ट है और v इसका क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। चलिए अब fz का हम इंटीग्रेशन करते हैं किसके अलोंग, कर्व c के अलोंग। तो इंटीग्रेशन कर देते हैं बोथ साइड, fz dz, ये यहाँ पर हो जाएगा u प्लस आयोटा v और ये dz। ठीक है, अब देखिए जैसा कि आपको पता है z क्या होता है आपका, x प्लस आयोटा y होता है। तो dz कितना होगा, dz इक्वल टू होगा dx प्लस आयोटा dy। ठीक है, तो ये dz की वैल्यू आप यहाँ पर पुट करेंगे। ठीक है, तो dz की वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो dz की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करते हैं। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ fz अलोंग c इज इक्वल टू, ये c आ जाएगा यहाँ पर, u प्लस आयोटा v, यहाँ पर dz की वैल्यू हो जाएगी dx प्लस आयोटा dy। ठीक है, अब आप इनकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए u dx प्लस आयोटा u dy प्लस आयोटा v dx प्लस आयोटा 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 स्क्वायर, इट मीन्स माइनस v dy। ठीक है, तो ये आपने इसकी मल्टीप्लाई की।
अब इसमें से आप रियल पार्ट को अलग कर सकते हैं और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर सकते हैं। तो देखिए ये रियल है जिसमें आयोटा नहीं है, तो इसे आप एक साथ लिख सकते हैं यू डी एक्स माइनस वी डी वाई, ठीक है। इसी तरह से ये आयोटा यहाँ से कॉमन ले लेंगे इन दोनों से, तो इंटीग्रेशन ऑफ यू डी वाई प्लस वी डी एक्स, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो आपने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग कर दिया, ठीक है। अब देखिए, अब जैसा कि आपको पता है, आपने कंसीडर किया है कि एफ जेड क्या है, आपका एनालिटिक फंक्शन है, ठीक है, विद इन द रीजन आर, ठीक है, जो बाउंडेड है किससे, सिंपल क्लोज कर्व से। तो अगर फंक्शन एफ जेड एनालिटिक है तो इसका मतलब एफ डैश जेड क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। तो एफ डैश जेड इज कॉन्टिन्यूस एट ऑल पॉइंट्स इन आर, इस रीजन में जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सभी पर फंक्शन कैसा होगा, एफ डैश जेड जो होगा वो कॉन्टिन्यूस होगा। और जब एफ डैश जेड कॉन्टिन्यूस होगा तो एफ जेड जो होता है आपका यू प्लस आयोटा वी होगा। तो कहने का मतलब अगर एफ डैश जेड कॉन्टिन्यूस है तो डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल एक्स एंड डेल वी अपॉन डेल वाई, ये कैसे होंगे, ये भी कॉन्टिन्यूस होंगे, किसमें, इस रीजन में, और कॉन्टिन्यूस इन आर। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ जब हमने एनालिटिक फंक्शन की नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन की बात की थी। तो अगर कोई फंक्शन यहाँ पर एनालिटिक है तो एफ डैश जेड भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा वहाँ पर, और जो पार्शियल डेरिवेटिव्स होंगे डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई और डेल वी अपॉन डेल वाई, ये सभी क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस होते हैं, किसमें, उस रीजन में, ठीक है। अब देखिए, अगर ऐसा है तो आपने ग्रीन्स थ्योरम को स्टडी किया है, ठीक है। तो ग्रीन्स थ्योरम क्या होती है, यूजिंग ग्रीन्स थ्योरम, तो ग्रीन्स थ्योरम होती है आपकी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू डेल एन ओवर डेल एक्स माइनस डेल एम ओवर डेल वाई डी एक्स डी वाई, ठीक है। यही तो होती थी ग्रीन्स थ्योरम आपकी, ठीक है। तो ग्रीन्स थ्योरम में जो कंडीशन होती थी उसमें क्या होती थी कि ये पार्शियल डेरिवेटिव्स आपके कैसे होते थे, कॉन्टिन्यूस होते थे। तो यहाँ पर भी पार्शियल डेरिवेटिव्स कैसे हैं, कॉन्टिन्यूस है। तो कहने का मतलब यहाँ पर देखिए, ये m का वर्क करेगा, ये n का वर्क करेगा, और आप इसे ग्रीन्स थ्योरम का यूज़ करके इक्वेशन 1 को लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम ग्रीन्स थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो देखिए ये थी इक्वेशन नंबर 1, अब इस पर हम ग्रीन्स थ्योरम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसे लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पर जब ग्रीन्स थ्योरम यूज़ करेंगे तो ये m dx का जो कोफिशिएंट होता है और ये n, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, डबल इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो रीजन r होगा आपका, और ये हो जाएगा माइनस डेल v अपॉन डेल एक्स माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई, और ये dx dy। इसी तरह से यहाँ पर ग्रीन्स थ्योरम यूज़ करेंगे तो ये सिंगल इंटीग्रल भी डबल इंटीग्रल में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर m का वर्क कर रहा है v, n का वर्क कर रहा है u, तो डेल u अपॉन डेल x माइनस डेल v अपॉन डेल y, और ये dx dy, ठीक है। अब देखिए ये थी हमारी इक्वेशन नंबर 1, इस पर आपने ग्रीन्स थ्योरम यूज़ की तो इसे आपको एक इक्वेशन नंबर 2 मिली। अब देखिए एफ जेड जो था आपने कंसीडर किया है कि वो कैसा फंक्शन है, एनालिटिक फंक्शन है। तो अगर एफ जेड एनालिटिक फंक्शन है तो वो सी आर इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब सी आर इक्वेशंस क्या होती हैं, डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई एंड डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशंस जो है सेटिस्फाई होंगी यहाँ पर। कहने का मतलब आप डेल यू अपॉन डेल एक्स के प्लेस पर डेल वी अपॉन डेल वाई ले सकते हैं और डेल यू अपॉन डेल वाई के प्लेस पर माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स ले सकते हैं। तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन 2 आप इस माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स को क्या लिख सकते हैं, डेल यू अपॉन डेल वाई। तो इसके प्लेस पे आप लिख सकते हैं डेल यू अपॉन डेल वाई, इसे एज इट इज रखिए
dx dy। इसी तरह से आयोटा, यहाँ पर डेल यू अपॉन डेल एक्स जो है उसके प्लेस पर आप क्या पुट कर सकते हैं, डेल वी अपॉन डेल वाई, और ये डेल वी अपॉन डेल वाई एज इट इज रखिए, और ये रीजन आर था आपका। ठीक है, तो अब देखिए ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड एलोन सी इज इक्वल टू 0, बिकॉज ये भी 0 और ये भी 0। तो यही कोची इंटीग्रल्स थ्योरम का स्टेटमेंट था कि अगर कोई फंक्शन है आपका एफ जेड और वो एक सिंपल क्लोज्ड कर्व है आपका सी, इसके अंदर और इसकी बाउंड्री पर जितने भी पॉइंट्स हैं सभी जगह एनालिटिक फंक्शन है वो एफ जेड, तो उसका इंटीग्रेशन इस कर्व सी के अलोन जो होगा वो कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, तो यही कोची इंटीग्रल थ्योरम थी। ठीक है, इसे हम प्रूफ कर चुके हैं। ठीक है, तो ये था कोची इंटीग्रल थ्योरम का प्रूफ। अब इस पर हम कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे। ठीक है, तो देखिए अब हमारे पास प्रॉब्लम है, इवेलुएट द इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर माइनस जेड अपॉन जेड प्लस 1 along the simple closed curve C and where C is the circle mod z is equal to half। ठीक है, तो आपको इस इंटीग्रल को इवेलुएट करना है और किस कर्व के अलोंग इवेलुएट करना है, आपको एक सर्कल गिवन है। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको पहले से बता रखा है कि z माइनस ए मोड इक्वल टू आर जो होती है किसकी इक्वेशन होती है, एक सर्कल की इक्वेशन होती है जिसका सेंटर होता है ए और रेडियस होती है आर। तो अगर इस इक्वेशन की आप कंपेयर इससे करें तो ए मिलेगा 0, यानी सेंटर जो होगा इसका वो ओरिजिन पे होगा 0,0, और रेडियस जो है इस सर्कल की वो है हाफ। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि हमें जो भी सिंपल क्लोज्ड कर्व गिवन होगा हम उसकी फिगर बना लेंगे। ठीक है, तो देखिए हम इसकी फिगर बना लेते हैं। तो ये होता है हमारा एक्स एक्सिस जो रियल एक्सिस होता है, और ये होता है वाई एक्सिस जो इमेजिनरी एक्सिस होता है। अब इस पर हमें इस सिंपल क्लोज्ड कर्व सी यानी सर्कल को बनाना है। तो इस सर्कल का सेंटर कितना है, 0, तो ये सेंटर होगा 0, और रेडियस कितनी है, हाफ, तो देखिए ये हाफ होगा। तो ये इस तरह से आपका एक सर्कल बन जाएगा। यहाँ पर z इजिकल टू हाफ है रेडियस इसकी, तो ये होगा 1/2, 0 पॉइंट, और ये होगा -1/2, 0 पॉइंट। ठीक है, अब जब हम फिगर बना लेंगे जो हमें रीजन गिवन होगा उसके बाद हम इस इंटीग्रल में किसका इंटीग्रल करना है, आपको इस फंक्शन का इंटीग्रल करना है। तो आप क्या करेंगे, इस फंक्शन को एफ जेड लेट कर सकते हैं, लेट एफ जेड इज e टू द पावर माइनस जेड अपॉन जेड प्लस 1। अब हमें प्रॉब्लम को कोची इंटीग्रल थ्योरम से सोल्व करना है। तो हमें ये चेक करना है कि ये जो फंक्शन है एफ जेड, अगर ये इस सिंपल क्लोज्ड कर्व के अंदर और इसकी बाउंड्री पर एनालिटिक है, तो कहने का मतलब हम इसका इंटीग्रल कितना कर सकते हैं, 0 कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कोची इंटीग्रल थ्योरम। तो कहने का मतलब सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि जो फंक्शन है एफ जेड वो इस सिंपल क्लोज्ड कर्व में और इसकी बाउंड्री पर एनालिटिक है कि नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब हमें ऐसा कोई पॉइंट देखना है कि कहीं कोई ऐसा पॉइंट तो नहीं है कि ये जो फंक्शन है एफ जेड वो एनालिटिक ना हो इसके अंदर, या इसकी बाउंड्री पर कोई ऐसा पॉइंट तो नहीं है। उसे चेक करने के लिए हम फाइंड करेंगे पोल्स ऑफ एफ जेड। तो पोल्स क्या होती है, मैंने बता रखा है आपको कि जहाँ पर फंक्शन जो है वो एनालिटिक नहीं होता है उन पॉइंट्स को बोलते हैं हम पोल्स। ठीक है, तो सबसे पहले इस फंक्शन की हम पोल्स फाइंड करेंगे। सो पोल्स ऑफ एफ जेड। अब पोल्स कैसे फाइंड करते हैं एफ जेड की, किसी फंक्शन की, जो उसका डिनोमिनेटर होता है उसे 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। ठीक है, तो जेड प्लस 1 को आपने 0 के इक्वल पुट किया, तो इससे जो मिला आपका जेड इजिकल टू कितना मिला, -1। अब जेड इजिकल टू -1 ये क्या है, इस फंक्शन की पोल है कि इस पॉइंट पर फंक्शन जो है वो एनालिटिक नहीं होगा। और वैसे भी आप देखिए कि अगर z के प्लेस पर आप -1 पुट करते हैं तो 1 - 1/0 यानी फंक्शन जो है यहाँ पर डिफाइन नहीं होगा। तो z इजिकल टू -1 एक ऐसा पॉइंट है कि जहाँ पर फंक्शन जो है वो एनालिटिक नहीं होगा, ये इसकी पोल है, या फिर इसे सिमुलरिटी भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब z इजिकल टू -1 पॉइंट को हमें चेक करना है कि आपके पास ये
सिंपल क्लोज कर्व है सी की, अगर ये z इज इक्वल टू -1 जो पॉइंट है अगर वो इसके अंदर या इसकी बाउंड्री पर आ जाता है तो तब तो आप कोची थ्योरम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि कोची थ्योरम के अकॉर्डिंग तो जो फंक्शन है वो सब जगह कैसा होता है, एनालिटिक होता है, लेकिन इस पॉइंट पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है। तो देखिए इस पॉइंट को देखते हैं, पोल को देखते हैं वो कहाँ पर आती है। तो z इज इक्वल टू -1 है, ये देखिए z इज इक्वल टू 1/2 था यहाँ पर, ठीक है, क्यों, ठीक है, और z इज इक्वल टू -1 मतलब रियल पार्ट आपका -1 है कॉम्प्लेक्स नंबर का, इमेजिनरी पार्ट 0 है। तो z इज इक्वल टू -1 कहाँ पर होगा, अगर ये 1/2 है तो ये 1/2 यहाँ पर और 1/2 जाएंगे तो ये पॉइंट होगा आपका 1,0, या इसे आप इस तरह से लिख सकते हैं z इज इक्वल टू 1 ये पॉइंट होगा। इसे इस तरह से आप शो कर सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ ये क्या है, फंक्शन की पोल है, यहाँ पर जो फंक्शन है वो एनालिटिक नहीं है, ठीक है। तो अब आपने क्या किया, आपने फंक्शन की पोल फाइंड की, या ठीक है, और वो जो पोल है वो कहाँ मिली आपको, आउटसाइड द सर्कल मिली, इस सर्कल के बाहर मिली। तो यहाँ पर तो देखिए हमारा कोई मतलब नहीं है, हमें तो क्या चेक करना था कि फंक्शन जो है वो इस कर्व के अंदर और इसकी बाउंड्री पर एनालिटिक होना चाहिए। तो इस कर्व के अंदर और इसकी बाउंड्री पर तो कोई ऐसा पॉइंट है नहीं जहाँ पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है, फंक्शन तो एक ही पॉइंट पर एनालिटिक नहीं है, z इज इक्वल टू 1 पर, और वो पॉइंट इस कर्व से बाहर है, ठीक है। तो कहने का मतलब इसमें तो सारा फंक्शन आपका कैसा है, एनालिटिक है, इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं फंक्शन आपका कैसा है, एनालिटिक है। तो आप लिख सकते हैं z इज इक्वल टू -1 लाइज आउटसाइड द सर्कल mod z is equal to half. It means fz is analytic within and on the circle mod z is equal to half, कि इसके सर्कल के बाउंड्री पर और इसके सर्कल के अंदर जो फंक्शन है वो कैसा है, एनालिटिक है। तो अगर एनालिटिक है तो आप क्या यूज कर सकते हैं, कोची थ्योरम या कोची इंटीग्रल थ्योरम। बाय कोची इंटीग्रल थ्योरम क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड कितना होगा, डी जेड होगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड डी जेड इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। तो अब देखिए एफ जेड क्या था आपका, e⁻⁻z अपॉन z प्लस 1 डी जेड इक्वल टू 0। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, 0 मिलेगी, ठीक है। आपने कोची थ्योरम का यूज कर डायरेक्ट इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड कर ली। तो आपको अगर ये फंक्शन गिवन होता है और ये फंक्शन जो भी यहाँ पर फंक्शन है वो इस क्लोज कर्व में विद इन एंड ऑन कैसा होता है, एनालिटिक होता है, तो उसका इंटीग्रल कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। मतलब अगर कोई फंक्शन की पोल्स भी है, अगर कोई ऐसा पॉइंट है जहाँ पर फंक्शन एनालिटिक है और वो इस सिंपल क्लोज कर्व से आउटसाइड है, ठीक है, तो इंटीग्रल कितना होगा, 0। अगर इनसाइड होता तब प्रॉब्लम आती, क्योंकि तब फिर कोची इंटीग्रल थ्योरम आप वहाँ पर यूज नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम ली हमने कोची इंटीग्रल थ्योरम की। एक प्रॉब्लम और ले लेते हैं इस पर। तो देखिए अब हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इवेलुएट द इंटीग्रल ऑफ z³ प्लस z प्लस 1 अपॉन z² माइनस 3z प्लस 2 अलोंग दिस सी, ठीक है, एंड वेयर सी इज द इलिप्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो ये इंटीग्रल है ये किसके अलोंग सोल्व करना है, इस सिंपल क्लोज कर्व सी गिवन है आपको, ठीक है, इसके अलोंग सोल्व करना है। और ये जो सी है ये क्या है, ये एक इलिप्स है जिसकी इक्वेशन आपको गिवन है, ठीक है। तो देखिए करते हैं सोल्व प्रॉब्लम को। तो मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि सबसे पहले तो आप जो आपको सिंपल क्लोज्ड कर्व गिवन है उसकी फिगर बना लेते हैं आप। तो देखिए ये गिवन है आपको 4x² प्लस 9y² इक्वल टू 1। तो ये किसकी इक्वेशन है, ये इलिप्स की इक्वेशन है। तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं अब आप। तो इसे लिख सकते हैं आप x² अपॉन 1/2² प्लस y² अपॉन 1/3², ठीक है, इक्वल टू 1। तो देखिए किसकी इक्वेशन हो गई, इलिप्स की इक्वेशन हो गई, जो क्या होती है x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1। इसमें a जो होता है वो मेजर एक्सेस होता है, ठीक है, और b माइनर, ठीक है। तो देखिए इस इलिप्स की आप फिगर बना सकते हैं। तो देखिए
ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो देखिए इलिप्स ये इस तरह से इलिप्स बन जाएगा आपका। तो ये यहाँ पर जो पॉइंट्स होंगे इसके वो क्या होते हैं, a,0, तो यानी a कितना है यहाँ पर 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2, 0, और ये हो जाएगा -a,0 यानी -1/2, और ये पॉइंट्स होंगे आपके 0,b यानी 0,1/3, और ये हो जाएगा 0, -1/3। ठीक है। तो अब आपने जो कर्व सी क्लोज्ड कर्व आपको सी गिवन है इलिप्स, इसकी आपने फिगर बना ली है। ठीक है। अब आपको फंक्शन का इंटीग्रल करना है इस फंक्शन का। तो इस फंक्शन को आप एफ जेड लेट कर सकते हैं। तो लेट एफ जेड इज इक्वल टू z³ + z + 1 अपॉन z² - 3z + 2। अब आपको ये चेक करना है कि ये जो फंक्शन है ये इस सिंपल क्लोज्ड कर्व में एनालिटिक है कि नहीं है। ठीक है। तो ये चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा, इस फंक्शन की पोल्स फाइंड करेंगे, मतलब वो पॉइंट्स फाइंड करेंगे जहाँ पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है। ठीक है। और फिर उसे चेक करेंगे कि कहीं वो पॉइंट्स इस कर्व के अंदर तो नहीं है। ठीक है। देखिए तो पोल्स फाइंड करेंगे। तो पोल्स ऑफ एफ जेड, तो पोल्स फाइंड करने के लिए क्या करते हैं हम, जो डिनोमिनेटर होता है फंक्शन का उसे 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी यहाँ पर z की 2 वैल्यूज मिलेंगी, यानी पोल्स जो होंगी फंक्शन की वो कितनी होंगी, 2 होंगी। तो आप इसके फैक्टर कर सकते हैं, 2 के ऐसे फैक्टर जिन्हें ऐड करके 3 आए, तो स्प्लिट कर सकते हैं 3 को। 2z - z + 2, इस पेयर से आप z कॉमन लेंगे तो z - 2, इस पेयर से -1 कॉमन लेंगे तो z - 2 = 0। z - 2 अगेन कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा z - 1 × z - 2 = 0। तो इससे आपको पोल्स क्या मिलेंगी फंक्शन की, एक तो मिलेगी z = 1, और जब इसे 0 के इक्वल पुट करेंगे, और एक इससे मिलेगी z = 2। तो यहाँ पर 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पर फंक्शन जो एफ जेड है आपका वो एनालिटिक नहीं है। ठीक है। तो इन पॉइंट्स को देखते हैं हम कि कहीं ये पॉइंट्स इस रीजन में तो नहीं है। ठीक है। तो देखिए z = 1 कहाँ पर होगा, देखिए z = 1 का मतलब है x = 1, y तो यहाँ पर 0 है, तो x एक्सिस पे देखना है क्योंकि रियल पार्ट है, रियल नंबर है। तो 1 कहाँ पर होगा, देखिए ये है 1/2, तो 1 कहाँ पर होगा, इतनी ही डिस्टेंस पर आगे होगा यहाँ पर। तो इसे मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ कि ये क्या है आपका z = 1 एक पोल है फंक्शन की। अब दूसरी पोल क्या होगी फंक्शन की, वो है z = 2, तो ये इससे भी आगे यहाँ पर कहीं z = 2 होगी। मेरे पास यहाँ पर स्पेस कम है तो मैं यहाँ पर शो करके दिखा देता हूँ इसे, ये z = 2 होगी। ठीक है। तो कहने का मतलब फंक्शन की दोनों पोल्स थी, और दोनों पोल्स जो हैं वो आउटसाइड द रीजन है, जो रीजन आपको गिवन है उससे बाहर हैं पोल्स। तो कहने का मतलब ये यहाँ पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है और यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर तो सब जगह कैसा है, फंक्शन एनालिटिक है, यानी इस रीजन में फंक्शन एनालिटिक है। ठीक है। क्योंकि पोल्स जो हैं वो आउटसाइड हैं। तो जब इस रीजन में फंक्शन एनालिटिक है तो उस फंक्शन का इंटीग्रल कितना होगा, कोची इंटीग्रल थ्योरम से 0 होगा। तो अब आप लिख सकते हैं इसके बाद z = 1 and z = 2 lie outside the ellipse। ये दोनों इलिप्स से आउटसाइड हैं। इसका मतलब एफ जेड जो फंक्शन है आपका एफ जेड इज एनालिटिक विद इन एंड ऑन सी। तो कहने का मतलब अब यहाँ पर जो फंक्शन है आपका वो इस कर्व में कैसा है, एनालिटिक है, क्योंकि पोल्स तो आउटसाइड मिली हैं, वो पॉइंट्स तो बाहर हैं जहाँ पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है। ठीक है। तो बाय कोची इंटीग्रल थ्योरम, तो कोची इंटीग्रल थ्योरम से अब इस फंक्शन का इंटीग्रल इस सिंपल क्लोज्ड कर्व के अलोंग कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ एफ जेड कितना था, ये एफ जेड था आपका z³ + z + 1 अपॉन z² - 3z + 2 dz = 0। ठीक है। तो इस तरह से इस इंटीग्रल की वैल्यू
जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए आज हमने क्या किया, हमने कोची इंटीग्रल थ्योरम को स्टडी किया। ठीक है, उसका स्टेटमेंट समझा कि कोची इंटीग्रल थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है। उसके बाद कोची इंटीग्रल थ्योरम को हमने प्रूफ किया। ठीक है, और कोची इंटीग्रल थ्योरम प्रूफ करने के बाद हमने उस पर कुछ प्रॉब्लम्स भी ली, मतलब उसके एप्लीकेशंस की बात की कि कोची इंटीग्रल थ्योरम का यूज कर कर आप किसी फंक्शन का जो फंक्शन एनालिटिक है एक सिंपल क्लोज्ड कर्व में उसका इंटीग्रेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी कोची इंटीग्रल थ्योरम।